आज हम लोग देखते हैं विभिन्न टेट परीक्षा में जो प्रश्न आया हुआ है, ये टेट में नहीं, टेट में और आकलन परीक्षा जो विभिन्न जिला राज्य में जो हुआ है उसका जो आकलन परीक्षा हुआ है उसका कुछ मॉडल देखेंगे हम लोग और कुछ मुख्य सवाल का हम लोग आज हल करेंगे। समय उतना है नहीं हम लोगों के पास, परसों आपका एग्जाम है, 150 नंबर का एग्जाम होना है, इसलिए उतना समय है नहीं ताकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे से बताएंगे, हर एक सवाल को बताएंगे, ऐसा समय नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे वैसे सवाल को जो थोड़ा सा कठिन है, दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन होता बहुत आसान है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वो लोग करेंगे। देखिए पहला सवाल है हमारे पास, कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक संख्या कह देगा आपको 11,08,775 और पावर दे देगा आपको 1135, माइनस कर देगा आपको 409 और पावर दे देगा आपको 930। अब कहेगा इसको सॉल्व करके आप इकाई के स्थान पे क्या आएगा, कहेगा इसको सॉल्यूशन करना है और इकाई के स्थान पे क्या होगा ये बताना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऐसे सवाल में हमेशा जो ये जो होता है ना घात, ये जो आपका ऊपर में घात दिया हुआ है इसको हमेशा हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 33, 4 8 32, 1 15, 4 तिया 12। अब कितना बच गया, हाथ में रहा हमारा 3, ठीक है। डिवाइड करने पर शेष कितना रह जा रहा है हमारे पास, वो 3 रह रहा है, तो सारे इसको हम भूल जाएंगे। अब 1135/4 कुछ भी हो, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर दे देंगे 3। अब देखिए 930/4 है तो 4 दूना 8, 1 13, 4 तिया 12, 1 10, 4 दूना 8, हाथ में कितना रह गया 2, तो हम लोग इसको ही भूल जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे 2। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो प्रथम डिजिट में हमेशा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो प्रथम डिजिट में कितना आएगा, 9 9 81, तो क्या हो जाएगा 81 का कितना हो जाएगा 1, इकाई के स्थान में 1 आता है तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 4। ये ध्यान है, ठीक है। अब सवाल संख्या टाइप संख्या 2 पे आइए। ये पहला टाइप है, आपको एक बहुत बड़ा संख्या दे देगा, उस पर बहुत सारा, बहुत ऊपर में बहुत सारा घात दे देगा कि इसको कैसे क्या करना है और कहेगा कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए। पहला डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट डिजिट, तो क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर में घात जो दिया रहेगा उसको 4 से भाग दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद उस हिसाब से यूनिट डिजिट निकाल देंगे। अब देखिए 2 सवाल पैदा होता है, एक होता है कि आप बोलेगा इसका निकालिए यूनिट डिजिट, या कहेगा कि माइनस करके बता देगा कि या प्लस करके बता देगा कि आप उसका यूनिट डिजिट बताइए। सवाल टाइप नंबर 2 पे आते हैं। टाइप नंबर 2 में है, कहता है कि 6543 में, अब देखिए एक संख्या दे देगा आपको 6543, इसमें कहेगा आपको 6 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल 5 का अंकीय मान क्या है, अंकीय मान हमेशा अंक होता है, जो 5 का अंकीय मान हमेशा अंक होगा। अब कहेगा 6 के स्थानीय मान में 6 के अंकीय मान को घटाइए, तो क्या करिएगा, तो 6 का जो स्थानीय मान है कितना है 6000, इकाई दाई सैकड़ा हजार, और इसका अंकीय मान हमेशा 6 होता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो स्थानीय मान अंकीय मान, ये भी सवाल आपको आता है, ठीक है। तीसरा टाइप है, कहता है किसी संख्या में, देखिए एक संख्या, सिर्फ संख्या पद्धति भी जाने हम लोग। तीसरा टाइप है, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेषफल कहता है 20 बचता है। कोई संख्या है, उसको 32 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 20, तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। उत्तर आसान है। देखिए इस सब सवाल में एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा जब भी देगा इसका गुणनखंड देगा, ठीक है। 32 है तो 16 देगा, 32 है तो 8 देगा, ठीक है, 32 है तो 4 दे देगा, ऐसा नहीं है कि 32 है तो आपको 11 दे देगा, ठीक है। 32 है तो उसी के गुणक रूप का देगा। अब कहता है यहाँ पे 32 से भाग दिए तो 20 बचा शेष, तो 16 से भाग देने पर क्या बचेगा। ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 16 से 20 को भाग दे देंगे और शेषफल हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। चलिए ये 3 तरह का सवाल मुख्य आता है इसमें। और आपका एक देखिए एक सवाल है और एक टाइप और है, ये समझ जाइए खाली आप लोग, ठीक है, खाली सिर्फ समझना है, कुछ नहीं है ये सब सवाल। एक टाइप और है, चौथा टाइप क्या कहता है, चौथे टाइप में है, कहता है एक व्यापारी के पास कुछ सेब थे, उसने कुल स्टॉक का आधा तथा एक सेब का आधा पहले ग्राहक को बेच दिया, फिर शेष स्टॉक का आधा। चलिए ये सब लंबा, ये सब आप लोग के स्क्रीन नहीं,
ये नहीं आने वाला। ठीक है, अब सवाल संख्या है आपका, हाँ चलिए एक सवाल है एक सवाल अच्छा है। सवाल क्या है? एक गांव की जनसंख्या 36,000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है? कहता है गांव की जनसंख्या है 36,000 और इसमें से कह रहा है आपको जिसमें 8/9 भाग पुरुष है। देखिए इस सब सवाल में एक चीज आपको हम मतलब बता देते हैं। कहता है गांव की संख्या 36,000 है, तो और कहता है कि पुरुष कितना है इसका 8/9। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप यहां से भी हल कर सकते हैं। हल कैसे होगा? तो 36,000 का 8/9, यही तो हमारे पास पुरुष है, तो 9 चौके 36, 4,000 कितना हो गया? 32,000 हमारे पास हो गया पुरुष। ये कितना था? 8/9। ठीक है, ये हो गया पुरुष, तो महिला कितनी हो जाएगी? 4,000। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कहता है। सॉरी 3600 है, सॉरी ये 3600 है, ध्यान रखिए ये 3600 है। तो 3600 का 8/9 निकाल लेंगे, 3200 पुरुष हो गया हमारे पास, तो महिला कितनी हो गई? 400। अब कहता है यदि 1/10 भाग पुरुष विवाहित है। प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, लिखने का साधन नहीं है और उतना समय नहीं लिखने के लिए, इसलिए प्रश्न को हम पढ़ेंगे और आपको ध्यान रखना है। एक गांव की जनसंख्या 3600 है जिसमें 8/9 भाग पुरुष है। पुरुष की संख्या कितनी हो गई? 3200 और 3200 हो गया पुरुष, तो महिला कितनी हो गई? 400। अब इसमें सवाल कहता है 1/10 भाग पुरुष क्या है? विवाहित है। अब देखिए 3200 में से 1/10 भाग पुरुष क्या है? विवाहित है। तो 1/10, 3200 का 1/10 कितना हो जाएगा? 320। अब देखिए 320 पुरुष विवाहित है, तो अगर ये विवाहित किसके साथ होगा? महिला के साथ होगा। इसका मतलब 400 में से भी 320 ये भी विवाहित है, तब ना होगा। एक गांव में विवाहित है तो 320 पुरुष अगर विवाहित है हमारे पास, तो 320 महिला विवाहित है। अब देखिए इसमें कहता है भाग विवाहित है, तो स्त्रियों का कौन सा भाग अविवाहित है? सिंपल सवाल है। देखिए सवाल वहीं पे आ गए हम लोग। एक गांव की जनसंख्या 3600 थी, उसका 8/9 भाग पुरुष है, तो पुरुष का संख्या कितना हो गया? 3200। तो स्त्री कितनी हो गई? 400। 32 4 3600 हो गया। अब कहता है इसका 1/10 भाग विवाहित है। अगर ये विवाहित किसके साथ होगा? महिला के साथ होगा। तो जब महिला, ये पुरुष 320 विवाहित हो गया, तो महिला भी 320 विवाहित हो जाएगी। तो कितना बच गया हमारे पास? अविवाहित कितना बच गया? 80। कितने में से? 400 में से। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1/5। देखिए ध्यान रखिए से सब सवाल सिर्फ आपको का जिस भी प्रश्न में आपको का शब्द आए आप साफ साफ उसको पूरा कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अलग तरह के प्रश्न पे। इस चैप्टर में इस तरह से ज्यादा कुछ कोई खास नहीं है, ऐसा ही सवाल है ज्यादा। अब हम लोग आते हैं, एक चैप्टर है आपका चलिए एक है आपका निम्नवत पदों के बारे में। निम्नवत पद के बारे में आपको आसान चीज है, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए 495 बटा आपको दे दिया 25, तो निम्नवत पद निकालना है। ठीक है, ये एक तरह का सवाल है, काट करके जो भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसको कर लेंगे। देखिए इसमें एक सवाल और है, निम्न में से कौन सा बड़ा भिन्न है? हम बताए थे पिछले क्लास में आरोही और अवरोही के बारे में आपको। ठीक है, इसमें आरोही अवरोही वाला भी एक सवाल आपका मुख्य सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है। आपको 5 भिन्न दे देगा, 5 तरह का भिन्न दे दिया। मान लीजिए 1/2, 2/3, 4/6 और 5/8। अब कहेगा 4/7, 5/8 आरोही क्रम में से जाइए, अवरोही क्रम में से जाइए। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे? इसमें दो तरीका अपनाते हैं लोग। क्या करते हैं? पहला तरीका में क्या करते हैं, इसको दशमलव में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करते हैं जब हमको पता करना होता है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो क्या है, दशमलव में निकाल करके भी हम लोग बना सकते हैं, अगर दिखने में लगे छोटा है कर सकते हैं, या नहीं तो एक और तरीका है, आप सिंपली इसका जो है एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम समावर्त करके नीचे का हर बराबर करके, अगर वैसा आसान सवाल हो तो। ठीक है, वैसे हम इसको बना सकते हैं। 2 3 7 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना होगा? 3 7 168, 168। इसका एलसीएम हो जाएगा 168। ठीक है,
तो 2 को 84 बार तो 84 हो गया। ठीक है, तो ये पहला संख्या क्या हो गया हमारा 84। 3 को कितना बार, 3 पचे 15, 1 56 बार, 56 दुना हो गया 112। 7 को कितना बार, 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168, 24 के 96, 8 दूना 16, 21 पंचे 105। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं संख्या हमारे पास ये आ गया, तो हम लोग इसको आरोही या अवरोही क्रम में इस तरीके से भी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल ऐसा आता है। फिर सवाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है? कोई भिन्न दे देगा, कहेगा आपको कि इसको अवरोही क्रम में है कि नहीं है। बस हम लोग सिंपल यही तरीका अपनाएंगे, ये बहुत आसान तरीका। ठीक है, दशमलव में निकालने पर क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भाग देने में समय लगे, तो वो दिक्कत होगा। ठीक है, और दूसरा चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक आपका संख्या आता है बड़ा और छोटा, इसको ध्यान रखिए। जिस तरफ ये 2 वाला मुंह रहेगा, ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा। उसी प्रकार यहाँ ये छोटा हो जाएगा और ये 2 मुंह वाला मुंह उधर है तो ये हो जाएगा बड़ा। इस तरह का भी सवाल में आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आपको दे देगा कि बताइए, आपको 5-4 ऑप्शन दे देगा कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, या कौन सा इसमें गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल और है आपका, बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसको समझिए। आपका सवाल है 1 पूर्णांक 1/2, ठीक है, गुना 1 पूर्णांक 1/2 गुना 1 पूर्णांक 1/3 गुना 1 पूर्णांक 1/4, और कह रहा है ये जा रहा है अंत तक। अंत में क्या है 1 पूर्णांक 1/n, तो आपको कहेगा इसका मान निकालिए। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में आप ध्यान रखिए इसका मान हमेशा होता है, इसका मान हमेशा होता है 1/n, 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 ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा अगर सवाल आ गया मल्टीप्लिकेशन वाला 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक 1/3, 1 पूर्णांक 1/4 अप टू 1 पूर्णांक 1/n तक, ठीक है, या यहीं तक अगर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यही निकालिए। ठीक है, तो n हमेशा नंबर से नीचे वाला 1/n, इसका उत्तर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ 1/n तक है तो उसका उत्तर हो जाएगा 1/n। ये तरीका। ठीक है, अब सातवें नंबर पे आते हैं। एक सवाल है आपका, देखिए आसान सवाल। ये कहता है निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग तथा योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग बराबर। देखिए संख्याओं का खेल, संख्या को क्या कहते हैं, उसको हम लोग दोनों को करते हैं तुलनात्मक संख्या की तुलना करते हैं। तभी बताए थे तुलनात्मक संख्या, इस तरह का सवाल भी आता है। अब सवाल क्या है, कहता है कि निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग तथा योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग। एक निखिल है, निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग और योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग। ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपया है तो उसके पास की राशि में अंतर क्या होगा। इस कहता है दोनों के पास मिलाकर के रुपया 600 रुपया है। तो ऐसे स्थिति में जब हम लोग 1/4 भाग 1/6 भाग, तो पहले मिलाएंगे कैसे ये जानेंगे हम लोग, दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो इस 1/4:1/6 यही तो है हमारे पास, 2:3 में है कुल राशि आपको कह दिया। अब ये देखिए अनुपात जो आपको दे रहा है, कहता है इसका 1/4 भाग, राशि का 1/4 भाग बराबर है निखिल के योगेश के 1/6 भाग से। ठीक है, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बटा वाला सिस्टम है इसको हम लोग एक लीनियर फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो पहले हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4×3=12। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 8 नहीं होगा, 4×8 6 12 हो जाएगा। तो 12 जब होगा 4 से भाग देंगे, 4×3=12। ध्यान रखिए एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12, तो 4×3=12, 3:6×2=12, 2 इस इतना ही हमारा फॉर्म हो गया। 3:2 में वो राशि है। ठीक है, ये जो निखिल और योगेश की राशि का जो अब अनुपात आया वो 3:2 आया, या आप कह सकते हैं 1/4:1/6 आया, 3:2 है। ठीक है, अब कहता है कि उसके राशि के दोनों के पास मिलाकर राशि कितना है 600 रुपया है। तो अगर मान लीजिए एक सवाल आ गया, अब हम लोग बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर कहता है कि ये इस 2 में था तो हम लोग क्या करेंगे, तो लीनियर फॉर्म में लाएंगे, सिंगल फॉर्म में लाएंगे। उसके लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे और लीनियर फॉर्म में लाने के बाद अब कहता है कि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपया पैसा था।
अब बताइए, पूछे इसमें दो तरह का पूछेगा कि अब बताइए कि निखिल के पास कितना राशि था, या योगेश के पास कितना राशि था, या दोनों की राशि का कितना अंतर है, ये पूछ सकता है। तो 600 हो गया आपका, 3 + 2 कितना हो गया, 3 2 5, एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 600/5, तो बराबर कितना हो गया, 120। तो निखिल के पास कितना पैसा हो गया, 3 गुना है इसके पास, तो 12 तिया 36, 360 रुपया। इस योगेश के पास कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। अब ये हमारे पास राशि निकल गया 360 और 240 रुपया। अब इसमें से जो सवाल कहेगा, जिस तरह का सवाल कहेगा आप इसको बना सकते हैं। इसमें कहेगा इसके पास कितना था बताइए, बता दीजिए, इसके पास कितना था बताइए, बता दीजिए, दोनों में अंतर कितना था बताइए, तो बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए, एक इस तरह का सवाल आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरह का और सवाल है, एक तरह का और सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी समझिए। देखिए, ये कहता है किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां, किसी वर्ग में लड़कियां कितनी है, देखिए लड़कियां कितनी है, 3/5 भाग, ध्यान रखिए 3/5 भाग। एक बात आप जान लीजिए, समझ लीजिए इसको, और अगर ये कहता है 3/5 भाग, तो इसका मतलब क्या होता है ये जानिए। अगर कोई कहे कि आपके पास आपके स्कूल में 3/5 भाग लड़कियां हैं, इसका मतलब आप उनको बताइए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 8 बच्चे थे, उसमें 3/5 भाग लड़कियां हैं। ये तो आपका एक साधारण मतलब हो गया, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास कुल बच्चे 5 थे, इसमें से 3 लड़कियां हैं। ठीक है, 3/5 भाग लड़कियां हैं का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कुल बच्चे 5 थे, उसमें 3 लड़कियां हैं। ध्यान रखिए, कहता है किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं। छात्रों की संख्या कितनी है वर्ग में, 5, इसमें 3 लड़कियां हैं, वह शेष लड़के हैं, तो शेष कितना बच जाएगा, 2। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बॉयज। ठीक है, शेष लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या का 2/9 लड़कियों की संख्या का 2/9 कितना हो जाएगा, 3 गुना 2/9, ये तो हो गया। लड़कियों की संख्या का 2/9, वो लड़कों की संख्या का 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग। ये कहता है अनुपस्थित है, तो वर्ग की उपस्थिति क्या है। सिंपल सवाल है, समझ में आया, एक लाइन में बना हमारा। ये कहता है कि किसी संख्या में, किसी वर्ग में 3/5 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और कहता है कि 3/5 भाग में से 2/9 भाग लड़कियों का 2/9 भाग वर्ग में अनुपस्थित है, और लड़कों का 1/4 भाग क्या है, अनुपस्थित है। ऐसे सवाल में इस तरह कोई भी सवाल आएगा, चाहे बगीचा वाला आ जाए कि आपके बगीचे में कोई एक बगीचा है, उसमें 4/5 भाग नीम है, 3/5 भाग तरबूज है, तब बताइए इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, लन फन देवानंद। इस तरह का सवाल जब भी आएगा हम लोग शुरुआत करना सीख जाएंगे, उत्तर बन जाएगा। शुरुआत करना सीख लीजिए। अगर कहेगा 3/5 भाग लड़कियां हैं, समझेंगे कि 5 लड़कियां थी, 5 वर्ग में कुल 5 बच्चे थे, उसमें 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, यहां सोचेंगे हम लोग। अब कहता है उसका 2/9 भाग जो है अनुपस्थित थे, 3 गुना 2/9 भाग अनुपस्थित हो गया। और फिर कहता है इसका भी 1/4 भाग अनुपस्थित था, तो 2 गुना 1/4 भाग क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। कुल उपस्थिति निकाल लेंगे, ये इतना अनुपस्थित है, हम लोग जोड़ देंगे इसको। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको 1 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कुल उपस्थिति निकल जाएगा। चलिए, एक इस तरह का सवाल आता है। चलिए, ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब एक सवाल आपको प्रतिशत से बनवाते हैं। चलिए, और अच्छा सवाल था ये, और ये खूबसूरत सवाल है। ये सारा सवाल को आपको बता रहे हैं, सारे सवाल में से एकदम परफेक्टली आप समझिए कि सब इसी तरह का सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से गौर से देखते रहिए, समझते रहिए, ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे भी। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बैठिएगा ना, आपको इस तरह का बहुत तरह सवाल मिलेगा। चलिए, हम लोग आते हैं, एक टाइप है प्रतिशत वाला। इसमें क्या है, देखिए प्रतिशत वाला में सवाल में किस तरह का सवाल आता है। चावल, देखिए एक सवाल है चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के वजह से कोई व्यक्ति 800 रुपया खर्च करने के बाद अपेक्षाकृत 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। चावल की परिणामी मूल्य पर
प्रतिक्रिया क्या हो। कहता है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 800 रुपया खर्च करने के बाद अपेक्षाकृत, देखिए सब समझिए बात को। अब समझिए, कहता है कि आपको पहले चावल 10 रुपए में मिल रहा था और एकाएक आपको, तो आप क्या करते थे, घर में चावल 800 रुपए का हमेशा लेके आते थे, ठीक है, तो 80 किलो लेके आते थे। अब कहता है 1 किलो 10 के बदले ये हो गया 8 रुपए किलो। तो अब क्या हो गया, चावल फिर भी हमको, मेरा खर्च तो 80 किलो ही है ना, 80 किलो ही चावल मेरा खपत होगा। अब कहता है 80 अटे 640, हमारे पास 160 रुपया और बच जाता है, तो कहता है उसको हम 10 किलो और ले लिए। सवाल यही है, सवाल कुछ नहीं है, बस यही तरह का सवाल है। अब कहता है इसमें कि एक आदमी के दैनिक चावल के मूल्य में 25% वृद्धि कमी हो जाने के बाद में से कोई व्यक्ति 800 रुपये खर्च करने के बाद, अब इच्छाकृत देखिए, तो क्या कहता है, 800 रुपया था तो 25% कमी हो गया चावल के मूल्य में, तो 25/100 हो गया, तो 0 चावल के मूल्य में कितना कमी हो गया था, 200। ठीक है, तो अब सवाल क्या कहता है, चावल के परिणामी मूल्य में क्या है, क्या हो गया, 200 रुपया, 10 किलो चावल खरीदा था वो, 1 किलो चावल कितने का हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, ये सवाल एक तरह का आ सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग, ये क्या हो गया, कमी को दर्शा रहा है, कह रहा है कि चावल का कीमत जो था पहले से 25% कम हो गया, बस 25% निकाल के जो किलो हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, चलिए, एक टाइप तो प्रतिशत में ये आता है, एक टाइप आपका आता है प्रतिशत में, जैसे कि आपको कह देगा 600 का डैश प्रतिशत 240, ये सवाल कल बताए थे। सिंपली आप बता सकते हैं 40%, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, 0 हटा देंगे, क्यों याद रखते हैं। ठीक है, 1% का ये सवाल आता है, 2-3 बार तोड़ के आपको दे देगा, तोड़ के बता देगा आपको, फिर कहेगा कि इस तरह का हो गया। तीसरा चीज कह देगा कि 240 दे देगा, आपको यहाँ वाला बता देगा डैश का। ठीक है, ये भी सवाल आता है, डैश का फलना 40% 240 है, तो संख्या बताइए। चलिए, एक इस तरह का सवाल आता है, ये आप बना सकते हैं। अब देखिए, प्रतिशत में कोई खास बात नहीं है। देखिए, एक सवाल है, देखिए, एक व्यक्ति अपने धन का 30% बड़े लड़के को, अब समझिए इस सवाल को, देखिए प्रतिशत का अच्छा सवाल है। कहता है एक व्यक्ति अपने धन का 30% अपने बड़े लड़के को देता है। ठीक है, एक धन है, इसका क्या करते हैं, मान लीजिए 100 रुपया धन है उसके पास, तो 30% क्या कर दिया, वो अपने बड़े लड़के को दिया, बाकी कितना बच गया, 70 रुपया। ठीक है, 30% अपने बड़े लड़के को दिया तथा शेष का 40% अपने छोटे लड़के को दिया। इसका शेष कितना बच गया, 70 रुपया। 100 में से 30% बड़े लड़के को दिया, ठीक है, अब 70 रुपया बच गया। इसका कहता है 40% अपने छोटे लड़के को दिया, 7 के 28, कितना हो गया, धन कितना बच गया, 70 में से 28 खत्म हो गया। अब कितना बच गया हमारे पास, 70 में से एक पार्ट हमारा 28 आ गया, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 42। ये तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। चल, 70 में से 28, 70 का 40% करता है, 100 में 30% बड़े लड़के को दिया और जो शेष बचा था उसका 40% छोटे को दिया, तो 28 रुपया हो गया, 28, अब बच गया 42। अब सवाल क्या कहता है, अब कहता है आपको यदि इस धन को अपने 3 लड़कियों में बांट दिया, यदि प्रत्येक लड़की को 224 रुपया मिलते हैं, तो बड़े लड़के को कौन सा धन मिलेगा। सिंपल है, अब कहते हैं ये इसको 28% मिला, इसको 42% ऐसा मिला, इसको ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये 3 लड़की में बांटा गया, तो 3 लड़की में जब बांटा गया तो 42 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14% कितना रुपया के बराबर है, कह रहा है 224 रुपया के बराबर है। कह रहा है कि 3 टुकड़े में बांट दिया इस धन को, जो बचे हुए धन को, और तीनों अपनी लड़की को दे दिया। लड़की को दिया जाने तो कितना था, 224 रुपया। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 224/14। ठीक है, 14 1 14, 14 6 84, मतलब धन कितना हो गया, 1600। ठीक है, कुल धन हमारा कितना निकल गया, 1600 रुपया। अब कहता है बताइए कि बड़े लड़के, अब सवाल यहां से कर लीजिए, कुल धन निकल गया, अब जो पूछे बता दीजिए। पूछेगा बड़का बेटा को कितना दिया, तो 4800 रुपया दिया, ये तो कुल धन 1600 हो गया, 4800 दिया। छोटका कितना दिया, तो 1120 रुपया दिया, 1600 का 70%।
ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं, इससे बहुत तरह का सवाल निकलता है। तो प्रतिशत का एक तरीका आपके पास ये भी था। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिशत वाला सवाल। चलिए प्रतिशत को भूलते हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे लाभ हानि। एक लाभ हानि का सवाल बनाते हैं हम लोग, लाभ हानि पर आधारित प्रश्न। तो लाभ हानि पे क्या है हमारा, लाभ हानि पे क्या है, एक प्रश्न देखिए, सिंपल प्रश्न है। यदि एक घड़ी 60 रुपए में खरीदी गई और 75 रुपए में बेच दी गई तो प्रतिशत लाभ क्या हो। समझिए, 60 रुपए में खरीदी गई तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये तो दो होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये कहता है 60 में खरीदा 75 में बेचा, तो लाभ कितने का, 15 रुपए का, कितने पर, क्रय मूल्य पर 60 रुपया गुने 100, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 25 100, उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए क्या कहता है, एक घड़ी हम 60 रुपए में खरीदे और 75 रुपए में बेच दिए, मतलब क्रय मूल्य 60 रुपए का था और विक्रय मूल्य 75 रुपए का था, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया। लाभ पहले निकालेंगे, लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, कितने का अंतर, 15 रुपए का अंतर, कितने पर, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से उसको गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। ये हो गया आपका लाभ। चलिए लाभ प्रतिशत। अब देखिए एक टाइप और होता है इसमें, कहता है जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। देखिए एक टाइप ये भी है आपका, कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। यदि वही वस्तु 580 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कहता है, सवाल क्या है, कहता है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है 480 रुपया, लाभ कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं है हमारे पास, लेकिन लाभ दिया हुआ है। लाभ कितना है, 20%। ठीक है, आपको कल भी बताए हैं ऐसे सब सवाल में 20% है तो 20 चौके 80, सीधा सीधे क्रय मूल्य यहां से देख के क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितना क्रय मूल्य हो जाएगा 400। ठीक है, कैसे, विक्रय मूल्य 480 रुपया है, कहता है 20% लाभ हुआ तो 400 रुपया हमारा क्रय मूल्य कैसे हो जाएगा, 480, यहाँ देखिए 20 को, ये 20 है, यहाँ पर पहला डिजिट 4 है तो 20 चौके 80 हो रहा है तो 400 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है, यदि इसी सामान को, यदि इसी वस्तु को 580 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसी वस्तु कितना बेच रहा है ये, 580 रुपया, ये ना है 480 की जगह ये 580 में बेचेगा तो कहता है कितना लाभ होगा, कितना हो जाएगा, 180 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ पे वन कितने पे, 400 पे, गुना हो जाएगा 1। ठीक है, हो गया। लाभ प्रतिशत 20, कहता है विक्रय मूल्य 480 रुपया था, लाभ प्रतिशत 20 था, तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया यहाँ से, लाभ क्रय मूल्य निकाल लिया। अब कहता है उसी वस्तु को 580 रुपये में बेचेंगे हम तो कितना लाभ होगा, तो 400 रुपया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो वही रह जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बढ़ गया 580 रुपया, 180 रुपया बढ़ गया, कितने पर, क्रय मूल्य पर, 400 रुपया क्रय मूल्य था, गुना 100, ये हमारा हो जाएगा लाभ प्रतिशत। निकल जाएगा, घटा लेंगे, 4 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, एक टाइप ये था। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल आपको आया है, बहुत बार आया है इसमें, आपका मध्य प्रदेश स्टेट में, मध्य प्रदेश इसमें क्या बोलते हैं आपका पारा टीचर वाले। ठीक है, इसलिए समझ। एक टाइप और है, इसमें क्या है, कहता है एक दुकानदार 495 रुपया प्रति रेडियो की दर से, 495 रुपया प्रति रेडियो की दर से दो रेडियो बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। लेन देन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ऐसे सब सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या है, इसमें कहता है कि एक पर्टिकुलर पैसा है, कोई रेट है, मान लीजिए कोई x रुपया है, कहता है कि दो सामान है, दो घड़ी, दो रेडियो है, इसको दोनों को बेचा। पहला को क्या किया, x और y दो दाम हो जाएगा, पहला को बेचा तो इसको बोलता है कि 10% लाभ पे बेचा। ठीक है, दूसरे को कितना बेचा,
10% हानि पे बेचे। ठीक है, ऐसा सब सवाल में ध्यान रखिए हमेशा। वस्तु का विक्रय मूल्य जब एक ही हो, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कहता है 495 रुपया, कहता है एक, समझिए, कहता है कि किसी वस्तु, दो रेडियो है, दोनों को वो 495 रुपए में बेच रहा है। पहले में उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो ऐसे में कहता है कि उसको क्या होगा, ऐसे स्थिति में जब विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान रखिए इसको, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि का प्रतिशत दोनों का सेम हो तो हमेशा आपको हानि होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये ज्ञान रहे, आप याद रखिए इसको। जब विक्रय मूल्य समान रहेगा और प्रत्येक सामान पर सेम लाभ और सेम हानि होगा तो आपको हमेशा क्या होगा, हमेशा आपको हानि होगी। और इसका हानि कैसे निकालेंगे कि दोनों लाभ और हानि को गुणा करके 100 से भाग दे देंगे, इतना परसेंटेज हमारा जो है क्या होगा, वो हानि होगा। कितना हो जाएगा, 1% की हानि होगी, ये याद रखिए। ठीक है, एक सवाल इस तरह से भी आता है, कुछ भी विक्रय मूल्य हो उससे कोई मतलब नहीं है, विक्रय मूल्य अगर समान है और लाभ हानि का प्रतिशत दोनों समान है तो वैसी परिस्थिति में हमेशा हानि होगी। और वो कितने की होगी, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 के जगह पर 20 होता तो क्या करते, 10 के जगह पे 20 होता तो क्या करते, 20 गुना 20/100 करते तो फिर क्या होता, 4% की हानि होती। ऐसे परिस्थिति में हमेशा हानि होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, बस ये 3 तरह का सवाल था। देखिए, हाँ, एक सवाल और आया है, एक है और सारा हम जो आपको बना रहे हैं ना, ये सारा पिछले वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है, जहां कहीं ना कहीं किसी टेट में एग्जाम में आया हुआ है। सारा जो बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको, चैप्टर वाइज है, सारा किसी न किसी टेट में पूछा गया। सर इसमें आपको पारा टीचर वाले टेट ध्यान कर रहा हूँ समय से, पारा टीचर आकलन में किसी न किसी जगह पे, किसी टेट में ये पूछा गया। देखिए एक सवाल और है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है। देखिए, कहता है वस्तु के विक्रय मूल्य का 5 गुना, वस्तु के, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु के विक्रय मूल्य का 5 गुना क्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है। मेरा मतलब हो गया, समझ लीजिए फिर, वस्तु के विक्रय मूल्य का 5 गुना क्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है तो वस्तु का क्या कहता है, प्रश्न है आपका, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये तो है, विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 4 है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य 1 बटा क्रय मूल्य बटा 4 प्रतिशत गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल। चलिए, बस इतना सवाल आया है आपका लाभ हानि से। अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका एक सवाल आया है आपका समय और कार्य से, टाइम एंड वर्क से। ठीक है, ये भी हम लोग, इसमें जो सवाल आया है वो हम लोग बनाएंगे। समय और कार्य से सवाल है। ठीक है, लाभ हानि देख लिया हम लोग। अब हम लोग चलते हैं समय और कार्य की तरफ। समय और कार्य में क्या है, देखिए एक सवाल है आपका, सवाल कहते हैं, कहता है ए तथा बी क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी क्या करता है, ए और बी है जो 20 दिनों में पूरा करता है, ये कितना दिन में, 25 दिनों में करता है। ठीक है, 20 और 25 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलाकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आसान सवाल है। ऐसे सवाल में आपको सीधा सीधी इसको देख के उत्तर लिख देना है। कैसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, एकदम याद रखिए, इस चीज को याद कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे सब सवाल में याद कर लेंगे ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, यही होता है इसका ये फॉर्मूला, ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ए कितना है, 20 गुना 25 बटा 20 प्लस 25, ये हो जाएगा 500 बटा 45। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और तोड़ लीजिए, एकदम साधारण है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। इस परिस्थिति में इसका होता है फॉर्मूला ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ठीक है,
तो a गुना b, a कितना है 20 है, 20 और 25, 20 गुना 25 बटा 20 प्लस 25, वो हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, एक ही सवाल हो गया। दूसरा एक और सवाल है इसी में है क्या, a तथा b किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 45 दिनों में पूरा करता है। a है और b है, a कितना दिन में करता है 30 दिन में, और b करता है कितना दिन में 45 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर आरंभ करते हैं, परंतु समाप्ति के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? चलिए मानते हैं हमको, मान लिया कार्य समाप्त होने में x दिन लगेगा, या कुछ भी मान लेंगे हम x दिन लगेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कार्य करने का क्षमता कितना हो जाएगा इसका, x बटा 30 कितना हो गया प्लस x बटा 45। ये तो हो गया पूरा, ये हो गया पूरा कार्य। लेकिन अब क्या करता है, तो 5 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन, जितना दिन पहले जो छोड़ेगा उसमें हम उसको माइनस कर देंगे। ध्यान रखिए, ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो क्या किया हम लोग, x का जो एफिशिएंसी था उसमें हमको जितना दिन था उसमें 5 दिन पहले हम माइनस कर दिए। ये हमेशा बराबर होगा 1 का। अब हम लोग यहां से x का मान निकाल लेंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तरीका यही, समझ लिए। फिर से, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। अगर दोनों ने साथ आरंभ किया कार्य करना, ठीक है, और कहता है कि साथ आरंभ किया और आरंभ करने के पश्चात जो है ए 5 दिन पहले छोड़कर निकल जाता है, तो उस कार्य को करने में और कितना दिन लगेगा। ठीक है, हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, 30 है यहाँ पे, x मान लेंगे, कुल दिन x लगता है, एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, x बटा 30, वही तो लिखे हैं, x बटा 30 प्लस x बटा 45 बराबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 5 दिन पहले छोड़ता है तो हम लोग 5 दिन माइनस कर देंगे। कल कहेगा नहीं बी भी 3 दिन पहले छोड़ता है तो 3 दिन माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखिए। ठीक है, इस तरह से ए बी सी डी जेड आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए, जो कार्य पहले जितना दिन पहले छोड़ रहा है उसके दिन में उसको माइनस करके उत्तर निकाल लेंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए, एक इस तरह का सवाल था। एक सवाल है और कहां दिख रहा है, हाँ एक सवाल और देखिए। एक सवाल है 2/5 भाग, ए 2/5 भाग काम 8 दिन में करता है। ये क्या करता है, ये किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। ठीक है, 8 दिन करता है। शेष काम को भी 18 दिनों में करता है। शेष काम को भी क्या करता है, 18 दिन में करता है। अगर दोनों साथ मिलकर उस काम को करें तो कितना समय लगेगा, सेम, कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। 8 का 2/5 एक काम करता है, क्या करता है, 2/5 भाग काम 8 दिन में करता है। तो पूरा भाग काम कितना दिन में करेगा, 8 गुने 5 बटा 2 कितना हो गया 20। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 20। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, कहता है 2/5 भाग 8 दिन में करता है, एक काम करने में कितना लगेगा 20 दिन लगेगा। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 20, यहाँ बी का कितना दिया 18। आप कहता है दोनों मिला कितना दिन में करेगा, बस इसी फॉर्मूला पे आ जाएंगे हम। सिर्फ हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कौन कितने दिन में कार्य कर सकता है निकाल लेंगे, तो हम लोग उत्तर आराम से निकालेंगे। ये हमारा हो गया कार्य और समय का प्रश्न। ठीक है, इससे ज्यादा कार्य समय में कहीं कुछ नहीं है आपके लिए। चलिए, अब हम लोग कार्य समय खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस इसमें तो इतना ही है। अब देखिए, कुछ सवाल है इसमें, जैसे आपको है कि 42 और 62 के मध्य कितने पूर्ण संख्याएं हैं। क्या करेंगे, अगर एक सवाल आपका क्या आ जाएगा, कहेगा 42 और 62 के बीच कितने पूर्ण संख्या हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, 42 और 62 के बीच, इस शब्द को ध्यान रखिए, 42 और 62 के बीच, मतलब 42 नहीं होगा और 62 भी नहीं होगा। कहां से होगा, 43 से लेके 61 तक काउंट कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश पावर टीचर वाले का आकलन परीक्षा पूछा गया। ठीक है, चलिए, एक है कि बीमा ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा। सिर पर लगाने वाला 50 लीटर तेल खरीदा
वह इस तेल को 80 मिलीलीटर की बोतलों में भरना चाहती है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 50 लीटर खरीदा। देखिए अब यही सवाल है, 50 लीटर खरीदा और 50 ml की बोतल में भरेगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको मिलीलीटर में बदलेंगे। मिलीलीटर के लिए बता चुके हैं, कह डम डसम, याद रखिए, इसको ध्यान याद रखिएगा हमेशा। कल के सवाल में पार्ट 2 में आपको बताए हैं कह डम डसम को, ठीक है। 50 लीटर का हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 50 से कैंसिल हो गया, उत्तर हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। चलिए फटाक से बनाएंगे सब, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं। ये आपका हो गया। और कोई टाइप हमको नहीं लगता कि इसमें पूछा गया है, लगभग सब टाइप। और एक और ट्रेन वाला टाइप है आपका, ट्रेन वाला टाइप कहाँ हम देखे थे। चलिए ट्रेन टाइप में ऐसे ही हम समझते। ट्रेन टाइप में क्या है, अब कहेगा कि कोई गाड़ी जो है, कोई गाड़ी 7:39 में गोड्डा से खुला, गोड्डा से खुला और 7:39 में खुला, और दूसरे दिन मान लीजिए 8 जनवरी को खुला, ठीक है, और ये पहुंच रहा है आपको 9-10 जनवरी को। ये सवाल आ सकता है, 10 जनवरी कितने बजे पहुंचा, 12:38 में पहुंचा। तो बताया कि पूछा कितना समय ले लिया, समय बताइए। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान रखिए हमेशा 8 जनवरी से 10 जनवरी, दिन तो हम जान ही लेंगे, लेकिन 7:39 है, 7:39 का मतलब हमेशा सुबह होता है। 12 का जगह 22 कर लीजिए, बस और कठिन कर लीजिए। 7:39 है, गोड्डा से खुला, 7:39 में खुला। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग घड़ी के सुई को 24 घंटा मानेंगे, क्योंकि ट्रेन का सुई जो होता है 24 घंटे वर्क करता है। तो 7:39 को सबसे पहले 24 में घटाएंगे, तो 24 में 7 गया, कितना बच गया, 17। 17 में फिर 39 मिनट घटाना है, 17 में 39 घटाएंगे, मतलब 7:39 में क्या जोड़ेंगे 24 बनाने के लिए, 7:39 में 21 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बच जाएगा। कितना हो जाएगा पहले बता, 21 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बच गया, 7:39 से 21 8 बच गया, और 16 घंटा जोड़ देंगे 24। ये तारीख कितना पहुंच गया हमारा, हम खुले थे 8 तारीख को, 9 में पहुंच गया, ठीक है। अब 10 को हम पहुंचे, 10 को रात में पहुंचे, 8 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, 16 घंटा 21 मिनट में पहुंचे, 9 तारीख को पहुंचे, और 10 जनवरी को 9 तारीख को पूरा दिन होगा, फिर 24 जोड़ देंगे, प्लस 22:38 जो लास्ट में दिया हुआ है, इसको जोड़ देंगे और हम लोग उत्तर बना देंगे। ध्यान रहे, एक इस तरह का सवाल भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आकलन का लगभग हम लोग जो है टच कर चुके हैं। जितना सवाल पिछले मॉडल में आया था, एमपी वाले में कुछ इधर जो भी आया था, जो हमारे हाथ में लग सका, लगभग हम सब आपको बता चुके। और इसके अलावा हमको ही लगता है कोई तरह का प्रश्न या मॉडल जो है अब है, और जो भी है लगभग आपको हम बता चुके, कोई विशेष है नहीं। वही एक तार को एक प्रश्न और है, सिंपल है, तो कल बताए थे आपको, एक तार को मोड़ का आयत का रूप दिया गया दोनों का। चलिए कहता है एक तार को मोड़कर पहले वर्ग का रूप दिया गया, तार की लंबाई कह देगा 12 मीटर है। ये बताया थे कल के क्लास में था, क्या तार की लंबाई या तार का लंबाई 12 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 12, तो भुजा कितनी हो जाएगी 3, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये निकल गया हमारा पूरा वर्ग का पूरा डाटा निकल गया। अब कहेगा कि हमको इसी तार को फिर से आयत बना दिया, जब इसी तार को आयत बना दिया तो इसका 2 × L + B कितना है, मतलब परिमाप वही रह जाएगा ना, वही तार है, उसी तार को हम लोग आयत बना दिए, परिमाप हमारा वही रह गया। कोई तरीके में कह देगा कि अब जो है आपका लेंथ का इसका 1/3 भाग चौड़ाई है, 2/4 भाग चौड़ाई है, तो हमको यहाँ से बिठा के निकाल लेंगे, बस। इसके अलावा कोई टाइप नहीं है आपका, ठीक है। और जो भी टाइप है वो आपसे बाहर नहीं होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। चलिए हम लोग आज ये समाप्त करते हैं, बाकी अब हम लोग देख लेंगे, अगर कुछ प्रयास होगा कि अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो आपको एक वीडियो और हम देंगे, अगर नहीं मिला तो फिर चलिए, अगर संभव हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में फिर से आपको इसका फायदा मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, नमस्कार।